हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। विद्यार्थियों, आज 29 मार्च 2023 को कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड के द्वारा आयोजित साइंस का पेपर जो कि संपन्न हो चुका है। मित्रों, आज के इस साइंस के पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका सभी का विधि विधान रूप से व्याख्या करते हुए सबके आंसर और मैं बताने वाला हूँ। मित्रों, जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाया था उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। बहुत अच्छा ही पेपर आया है और सब हमारे पढ़ाए हुए मटेरियल में से ही आया है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया है आपका, वो पहला प्रश्न है वृद्धि संदमक करने वाले हार्मोन का उदाहरण बताइए। पादप हार्मोन में मैंने विधि विधान से पूरा डिटेल में बताया था कि कौन कौन से हार्मोन वृद्धि को संदमित करता है, कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को बढ़ाता है। जिब्बेरेलिन जो कि वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है, ये तने की वृद्धि को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन आपका जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और इंसुलिन एक क्या है, जंतु हार्मोन है। लेकिन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल ही एकमात्र ऐसा उदाहरण जो पादप हार्मोन है विद्यार्थियों, जो क्या करता है, पादपों की वृद्धि को संदमित करता है। अर्थात इस प्रश्न का जो भी सटीक आंसर होगा वो आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। बताओ कौन सा अम्ल हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। संतुलन के लिए मैंने बताया था आपको क्लासेस के अंदर कि जो अनुमस्तिष्क होता है या सेरिबेलम जिसको कहते हैं, वो अनुमस्तिष्क क्या करता है, शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है। जबकि प्रमस्तिष्क ये तो सोचने समझने की क्षमता को, तार्किक क्षमताएं, लॉजिकल क्षमताएं हैं, उनको, बुद्धि को, उनको नियंत्रित कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा इसका अनुमस्तिष्क, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उस नेक्स्ट प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, बताइए। ये आपका अगला प्रश्न जो दे रखा है, अगला प्रश्न है आपका कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा। अर्थात ये फिनोटाइप्स को पूछ रहा है, बाह्य लक्षण को पूछ रहा है। कहने का अर्थ है, मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो कैपिटल होता है वही प्रभावी होता है। अर्थात कैपिटल आर गोल को दर्शाता है और कैपिटल वाई यहाँ पर किसको दर्शाता है, बताओ, पीले को दर्शाता है। और इन दोनों ही प्रभावी जीन ही अपने लक्षण को व्यक्त करती हैं, क्योंकि ये जो आपको दिया गया प्रारूप है ये F1 पीढ़ी का है। और आपको ये भी बता दूं कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल कौन से लक्षण, प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होते हैं, अप्रभावी लक्षण तो व्यक्त होते ही नहीं है। अर्थात F1 पीढ़ी का बना हुआ ये संतति है, उत्पाद है। अर्थात इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई के लक्षण ही प्रभावी होंगे, अर्थात गोल और पीले होंगे। आप कह रहे हो गुरुजी क्या गोल और पीले ही होंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल गोल और पीले ही होंगे। और गोल और पीले आपका बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाता है, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। कौन सा, गोल एवं पीले। इसके बाद है गुरुजी 4 नंबर का प्रश्न, और 4 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण कौन सा है। नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिन्हें अपन पुनः चक्रण करके उपयोग में नहीं ले सकते, जैसे नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनको अपन पुनः चक्रण करके द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है। नवीकरणीय स्रोतों में आती है पवन ऊर्जा, और बताओ कौन सी ऊर्जा आ जाती है, सौर ऊर्जा आ जाती है। जबकि कोयला है, पेट्रोल है, लकड़ी है, इनको एक बार उपयोग में ले लिया तो उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं, बाद में इसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें पेट्रोल, कोयला और लकड़ी ये तीनों तो अनवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। तो बताओ बचता कौन है, पवन ऊर्जा। तो इसका सही एवं सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पवन ऊर्जा, जो कि कौन सा स्रोत हो जाता है, नवीकरणीय स्रोत। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बताओ राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना को क्या कहा जाता है। राजस्थान में जल संग्रहण करने की पुरानी जो संकल्पना है उसको कहते हैं खड़ीन। बताओ, राजस्थानी भाषा में तो खड़ीन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है खादिन। खादिन इज द करेक्ट आंसर है। और कुलह, कुलह तो हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, ये अन्य नाम अन्य राज्यों के हैं, जबकि राजस्थान में उसे खादिन या खड़ीन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो आ गया है आपका प्रकाश का परावर्तन का। ये दिया गया है कि निम्न में से x मान कौन सा होगा, अर्थात कोण x क्या होगा, ये x दे रखा है। बताओ यहाँ पर x कौन सा मान कोण है, परावर्तन कोण है। मैंने कहा था अभिलंब एवं आपतन के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला परावर्तन कोण कहलाता है, और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बताओ मैंने क्या बताया था, एक परावर्तन का नियम बताया था
जो कि परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। मान लीजिए अब बताओ यहाँ पर 30 डिग्री आपतन कोण दे रखा है, तो परावर्तन कोण भी इसी के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण का मान भी बताओ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए और नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। बताओ परितारिका आइरिस, मैंने बताया था नेत्र जब पढ़ाया था आपको, मानव नेत्र पढ़ाया था कि उसके जो परितारिका के केंद्र में एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है, और इस पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। बताओ कौन, परितारिका या आइरिस। ये पुतली के आकार को क्या करती है, कभी बढ़ा देती है कभी छोटा कर देती हैं। कहने का अर्थ है पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य बताओ किसका होता है, परितारिका या आइरिस का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है kWh अर्थात किलोवाट घंटा। गुरुजी किलोवाट घंटा है, ये तो किलोवाट घंटा आ गया, कल ही पढ़ाया था। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बताइए, किस भौतिक राशि का मात्रक हो जाएगा। मैंने कहा था किलोवाट तो किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है, लेकिन किलोवाट घंटा, घंटा लगा दिया। अरे गुरुजी इसमें तो घंटा आ गया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। बताओ आंसर क्या हो जाता है इसका, विद्युत ऊर्जा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का मात्रा होता है किलोवाट घंटा, लेकिन विद्युत शक्ति का मात्रा होता है किलोवाट या वाट। बताओ क्या हो जाता है, किलोवाट या वाट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परपथ में बाई चिन्ह को बताइए। युक्ति बाई, यहाँ पर बाई कौन सी युक्ति है, ये देखो इस परपथ में बाई कहाँ पर दे रखा है, ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। बताओ इसको क्या कहेंगे, अमीटर कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे, अमीटर। जबकि ये नीचे तीर का निशान है, इसे कहेंगे वोल्ट मीटर, और यहाँ पर इसे कहते हैं कुंजी। बताओ क्या कहते हैं, कुंजी। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात अमीटर इसका सही एवं सटीक आंसर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा हुआ होता है, अमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और पहला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया। ये मैराथन क्लास जो मैंने विज्ञान की चलाई थी ऑफलाइन, आपके लिए ऑफलाइन मैराथन की क्लास चली थी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, उसके अंदर से आपकी केमिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न। देखो कैसा अच्छा प्रश्न पूछा गया है ये, कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना कैसे चढ़ जाती है। वायुमंडल से जब चांदी क्रिया करती है तो सल्फर से क्रिया करेगी, किससे, सल्फर से, और ये बन जाता है Ag2S अर्थात सिल्वर सल्फाइड। क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड, जिसकी काली परत चढ़ जाती है। आगे बात समझ में। और ये क्या है, एक संचारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संचारण का, अर्थात ये संचरित होने लग जाती है, काली परत जैसे ही चढ़ जाती है तो चांदी क्या होने लग जाती है, चांदी का क्षरण होने लग जाता है, जिसी को क्या कहते हैं बताओ, संचारण कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस फॉलोइंग प्रश्न, अर्थात बी इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। ये बताओ, इतना सरल प्रश्न आ गया होगा क्या, ये आसानी कर सकते थे कि ऐसा प्रश्न भी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैंने ट्रिक्स के साथ माध्यम से बताया था कि आलू जमीन पर फेर करके कौन काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फेर करके पड़ोसी भाभी को देता है, कौन है जी, आगे आओ पटाई होगी तुम्हारी। इस तरह से ट्रिक्स से मैंने सभी क्रियाशीलता का क्रम आपको बताया था, जिसमें बताओ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आलू जमीन पर, तो जिंक आ गया, जमीन पर फेर के आयरन आ गया, ये लो फेर के। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, उससे कम जिंक की, और उससे कम भी आयरन की। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की है। बताओ कौन से ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम दिख रहा है, तो बताओ पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, इसमें एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा, जिंक की उससे कम, आयरन की उससे कम। तो बताओ इसका सही एवं सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस फॉलोइंग प्रश्न, अर्थात इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये नेक्स्ट प्रश्न में क्या किया गया, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट प्रश्न में एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया या एथेनॉल अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करा दी गई है, तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, मैंने कई बार पढ़ाया है गुरुजी, एस्टर बनता है। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया कई बार बताई है मैंने क्लास में आपको, और कल भी बताई थी अभिक्रिया, और फिर भी आपने गलत की होगी क्या, नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा सो विश्वास कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही की होगी आपने, मुझे ये आशा है, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। तो इसमें बनेगा एस्टर, और इसमें एस्टर किसमें दे रखा है बताओ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही एवं सटीक आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही क्या दे रखा है बताओ, एस्टर दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, कि पहला प्रश्न, इसमें दूसरा प्रश्न आ गया और दूसरे का पहला, कि लार में एक एंजाइम होता है और उसे लारीय एमाइलेज कहते हैं। बताओ इस खाली जगह में क्या आ जाएगा, लारीय एमाइलेज, इसी को कहा जाता है टाइलिन एंजाइम। बताओ इसी को क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इसमें आ जाएगा समान, कैसे होते हैं, आनुवंशिक रूप से एक जैसे होते हैं, अर्थात कायिक प्रवर्धन के अंदर क्या होता है,
जो भी पैतृक संतति होगी वो अपने पैतृक अर्थात माता पिता या जनक के समान ही होगी, हूबहू। कैसी होगी? हूबहू, सकल सूरत सब एक जैसी होगी। इसीलिए इसको कहा जाता है, बताओ क्या? इसको कहते हैं काय के प्रवर्तन। आ गए बात समझ में? इन्हें एक दूसरे के क्लोन भी कह सकते हैं। बताओ क्या कह सकते हैं? क्लोन। दूसरा है पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव अपघटनीय। बताओ कैसे कहलाएंगे? जैव अपघटनीय या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है चुंबक के सजातीय ध्रुवों पर परस्पर, सजातीय मतलब एक जैसे ध्रुवों, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नॉर्थ नॉर्थ होंगे या फिर आपके साउथ साउथ होंगे, सजातीय ऐसे हो जाते हैं। यदि साउथ साउथ को लेकर के आते हैं या नॉर्थ नॉर्थ को लेकर के आते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होता है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण। बताओ क्या होगा? प्रतिकर्षण। इस प्रश्न का सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुजी, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अर्थात सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल। बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी होती है गुरुजी? 8 होती है। बताओ बहुत से विद्यार्थी इसमें 18 के आए होंगे, जो कि गलत होगा बिल्कुल। तत्वों की संख्या पूछी गई है जो कि 8 होगी। पहले में 2 होती है, दूसरे आवर्त में भी 8 होती है और तीसरे आवर्त में भी बताओ कितनी होती है? 8। लेकिन वो जो नियम है आपका 2n² वाला, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ना कि तत्व। ध्यान रखना क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इससे भी इलेक्ट्रॉन कितने निकले? 18। लेकिन इसके आधार पर नहीं करेंगे अपन, वो मैंने आपको एक नियम बताया था, उसके आधार पर किया जाता है। इसमें भी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। 8 जिसने भी किया है उसका सही है, बाकी सब गलत होंगे, बाकी सबे गलत। अगला नेक्स्ट प्रश्न है गुरुजी 30 नंबर, 3 नंबर का प्रश्न है कि एक शब्द में एक पंक्ति में या एक शब्द में क्या देना है? आंसर देना है कि हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है? जल्दी बता दो भाई साहब, कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है हार्मोन की क्रिया को? ये तो बताया था मैंने आपको परीक्षाओं में। अब इसके सबके आंसर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बताता हूँ। बहुविखंडन को प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताओ। बताओ बहुविखंडन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में होने वाली एक हानि को बताइए। वायु प्रदूषण करते हैं। क्या करते हैं? जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण करते हैं। पारतंत्र में अजैविक घटक का एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण दीजिए। अजैविक घटक, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे तापमान है आपका, ये भी अजैविक घटक है। प्रकाश है, ये भी अजैविक घटक है। सभी जितने भी भौतिक कारक हैं सभी क्या होते हैं? अजैविक हैं। सभी रासायनिक कारक जैसे सभी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? अजैविक घटक हैं सभी। जल भी एक अजैविक घटक है। ये सारे पारतंत्र के कौन से घटक हो जाते हैं? अजैविक घटक हो जाते हैं। बताओ 2 भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम, ये दे रखा है। R प्रतिरोध है 5 ओम। Q बराबर दे रखा है 8 × 10⁻⁴ ओम गुणा मीटर के चालकों की लंबाई आदि पर P व Q के संगत मान लिखिए। कितने होंगे? ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न मैंने बता रखे हैं आपको। नेक्स्ट है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? बताओ क्यों नहीं करती हैं? मैंने ये भी बताया था आपको। जब ये प्रतिच्छेद करेंगी, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ये रेखाएं, तो एक ही कटान बिंदु पर दोनों की जो दिशाएं होंगी वो अलग अलग होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कभी भी ये प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं चुंबकीय उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। ये चित्र तो मैंने खुद बनाया था आपके लिए। इस तरह से बनाना है। देखो इस तरह से, ऐसे ये कुंडली है, इस कुंडली में इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती हैं। इधर आपको लिख देंगे नॉर्थ साउथ और इधर लिख लेंगे नॉर्थ पोल, अर्थात नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? गमन करती हैं। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना था, जो कि आपको परीक्षाओं में बनाना था। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। कितनी बार बताया था कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त नियम। बताओ कौन सा नियम है? आधुनिक आवर्त नियम बताइए गुरुजी। आधुनिक आवर्त नियम बताइए। ये तो मैंने कई बार बताया है आपको क्लास में। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? मोजले साहब ने ये कहा था कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बताओ आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका CuO + H2 = Cu + H2O। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित, अपचयित ध्यान रखना क्या बोला है?
अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। कौन सा अभिकारक इसमें से अपचयित हो रहा है? अपचयन का मतलब होता है उसमें से ऑक्सीजन हट जाना। बताओ इसमें से ऑक्सीजन किस में से हटी है? ऑक्सीजन हट किस में से रही है? गुरुजी मुझे दिखाई दे रहा है ये कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर रह गया, ऑक्सीजन निकल गई, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है? अपचयन। अर्थात अपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ये इसका सही एवं सटीक आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम है हीरा। बताओ सबसे कठोर अधातु है ये, अधातु होते हुए भी क्या होता है? सबसे कठोर है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण बनाइए। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, चित्र यहाँ पर बना नहीं सकता इतना, फिर भी अपन कोशिश करें तो ऐसे होता है। मीथेन, मीथेन है, कौन है? मीथेन है। ये 2 कार्बन परमाणु होते हैं इसके अंदर और एक एकल बंध होता है, सॉरी 2 नहीं होंगे, ये तो एथेन हो जाएगा, 2 होंगे तो एथेन हो जाएगा, केवल एक है, ध्यान से सुनना। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से ये लोग गुरुजी, बिल्कुल। फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन जुड़ी होती है, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगी, यहाँ पर भी नीचे एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, इस तरह से ये आपका क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसे मैंने आपको एग्जाम क्लास के अंदर बताई हुई है। क्लियर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। क्या होता है जैव प्रक्रम? बायो प्रोसेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बायो प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस जिसको कह सकते हैं। बताओ जैव प्रक्रम क्या होता है? मैंने कहा जीवों के अंदर होने वाली सभी प्रक्रियाएं, जीवों के अंदर जितनी भी घटनाएं प्रघटनाएं होती हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे शोषण है, उत्सर्जन है, आपका पाचन है, पोषण है, परिवहन है, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम कहलाती है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और 2 उदाहरण दे दिए। एक लिंगी का अर्थ क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। अर्थात ध्यान से सुनना, एक लिंगी का अर्थ है कि एक ही पुष्प पर केवल और केवल एक ही पुष्प पर केवल और केवल एक ही जनक का क्या होना चाहिए? जैसे आपका कहें तो या तो नर पौधा होना चाहिए वो, या तो नर ही जनन भाग होना चाहिए, या फिर उस पर मादा जनन भाग ही होना चाहिए। कहने का अर्थ है एक पुष्प है तो उस पर या तो नर जनन भाग हो या पर उस पर मादा जनन भाग हो, दोनों नहीं होने चाहिए। यदि दोनों होंगे तो हो जाएगा बाइसेक्सुअल, या उसको कह सकते हैं उभयलिंगी। क्या कह सकते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी। लेकिन एक लिंगी पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी पुष्प पर हमेशा या तो नर जनन भाग होगा या फिर अकेला मादा जनन भाग होगा। आ गई क्या बात समझ में? बिल्कुल। उदाहरण कौन से होते हैं? मक्का है आपका, पपीता है आपका, ये क्या है? एक लिंगी पुष्प होते हैं, ध्यान रखना। वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र ये आपको बनाना था, जो कि बिल्कुल सरल होता है। इस तरह से पराग नलिका आपको बना देनी है। इस तरह से नीचे ये यहाँ पर अंडा से था, ऊपर यहाँ पर अंकुरण होता हुआ पराग नलिका इस तरह से निकलती है, वर्तिकाग्र में होती हुई, वर्तिकाग्र से और वर्तिका में होती हुई। ये आपको डायग्राम बनाना था इस तरह का कुछ। क्लियर है क्या? बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। ऊर्जा का प्रभाव होता है गुरुजी कहाँ से? उत्पादकों से लेकर के सर्वोच्च उपभोक्ता तक। पहले सूर्य से ग्रहण करता है उत्पादक, पर उत्पादकों से जाता है प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, फिर उसके बाद सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाता है। इस प्रकार से वो जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसमें ध्यान रखना लिंडेमान का एक नियम कार्य करता है जिसे दशांश का नियम कहा जाता है। और उस दशांश के नियम के आधार पर अपन कहते हैं कि केवल और केवल एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा ही क्या होती है? स्थानांतरित होती है। बाकी 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। आवर्धन क्या होता है? लेंस का आवर्धन मैंने बताया था कि लेंस का आवर्धन ये बताता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह बिंब से या वस्तु से कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है, यही उसका क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। जैसे अपन m से बताते हैं, m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाती है और h यहाँ पर बिंब की ऊंचाई हो जाती है। यहाँ पर बिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी भी ले सकते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी v होती है और बिंब दूरी u होती है, तो m बराबर v अपॉन u ये भी हो सकता है। इसको क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है यहाँ पर? उत्तल दर्पण होता है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। किसी भी चालक तार में एक बिंदु से या एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान या निश्चित बिंदु तक किसी आवेश तक एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम। एक होता है आपका विद्युत हीटर। बताओ क्या होता है? विद्युत हीटर होता है, एक विद्युत इस्त्री होती है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए आपके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
आ जाइए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। ये यहाँ पर गणना करके आपको सूत्र ज्ञात करना है, जो कि मैंने क्लास में बताया था। टोटल क्या आता है, R इक्वल बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। जितने भी टोटल हैं सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं, एक के बाद एक की थूथड़ी एक की पूंछड़ी, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्य विद्युत साधित्रों या उपकरणों को पारस्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? पारस्व क्रम में अर्थात समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, बताइए घरेलू परिपथ में सभी उपकरणों को? क्योंकि उसका प्रभाव किसी दूसरे उपकरण पर ना पड़े, इसीलिए उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि मान लीजिए एक उपकरण खराब हो गया तो उसको अपन दूसरे उपकरण पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि एक खराब हुआ है तो वही खराब होगा, उसे अपन चेंज कर सकते हैं। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो एक के खराब होने से पूरे सभी उपकरण क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं अपन, उनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। क्लियर है क्या? बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कई बार बताया था। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? मैंने कहा था बाएं हाथ की उंगलियों को, बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन सी, एक अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा, तीनों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को मध्यमा प्रदर्शित करती है। तो आरोपित बल की दिशा बताओ किसकी होती है? अंगूठे की दिशा की ओर होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है गुरुजी? मैंने कहा था यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा के इस घटना को ही कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे एक कुंडली में से होते हुए चुंबक को गतिमान कराया जाए तो गतिमान होगी चुंबक, तभी उसमें चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। यदि चुंबक को स्थिर कर दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर जो कुंडली है विक्षेप देती नहीं है। कुंडली में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर तभी विक्षेप देगा या तो कुंडली गतिशील हो या पर उसमें चुंबक गतिशील होनी चाहिए, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिवर्तित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के पश्चात उत्पन्न प्रेरित धारा की इस घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद है वर्जन एवं निष्पादन को परिभाषित कीजिए। मैंने कहा था अयस्क होते हैं बहुत सारे, जिसके अयस्क के अंदर पदार्थ जो धातु होती है वो अधिक मात्रा में होती है, लेकिन कम मात्रा में उसके अंदर क्या होती हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। लेकिन उस अशुद्धियों को ध्यान से सुनना। वर्जन क्या होता है, धातुओं के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, धातुओं के सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनको उस धातु के ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। लेकिन धातुओं के कार्बोनेट लवण को उसके धातु ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है, निष्पादन कहलाता है। सिंपल सी बात थी। क्लियर है? इसके बाद हमें है आपका, इस प्रश्न को देख करके सारे बच्चे घबरा गए हैं कि गुरुजी ये कहाँ से आ गया। ये भी मैंने क्लास में आपको अच्छे से बताया था। एथेनॉल आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। आपके लिए एथेनॉल था, एथेनोइक अम्ल था, ये यौगिक कुछ दे रखे थे आपके चैप्टर नंबर 4 कार्बन वाले टॉपिक में, जिसमें एथेनॉल में मैंने बताया था कि एथेनॉल की जब सोडियम से क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका सोडियम एसीटेट। इस प्रकार से ध्यान से सुनना, CH3CH2ONA ये बनता है, जिसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड कह सकते हैं अपन। इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड ये बनता है, आपका ध्यान रखना। क्लियर है क्या? बिल्कुल। इसके बाद है 443 केल्विन तापमान पर और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मैंने कहा था निर्जलीकरण हो जाता है। कल ही बताया था मैराथन क्लास में ये वाला कि 443 केल्विन पर आपका 443 केल्विन ताप पर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल को जब गर्म किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एथेनॉल से निर्जलीकरण के कारण वह एथीन बना देता है, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देता है। ये आपको ध्यान रखना था। साबुन के मिसेल की संरचना भी मैंने आपको बताई थी। वहाँ पर के बीच में एक तेल की बूंद होती है, ये ऋणात्मक कार्बन श्रृंखला ऊपर होती है Na+ सोडियम धनायन, अर्थात धनायन होता है जो कि जलरागी होता है, जबकि कार्बन श्रृंखला जलविरागी होती है, इसलिए तेल की ओर होती है। इस प्रकार से बहुत सारी संरचना बन जाती है। इसको क्या कहते हैं बताओ, मिसेल की संरचना, साबुन में मिसेल का निर्माण। इसके बाद है न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत को समझाइए। न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत मैंने क्या कहा था, तत्वों के वर्गीकरण को लेकर के जब न्यूलैंड्स आते हैं और न्यूलैंड्स कहते हैं कि जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से संगीत के अष्टक नियम में आठवां जो संगीत होता है वह पहले स्वर के समान होता है, जैसे सारे गामा पा धा नी सा, अर्थात सा पहले था, सा ही आठवां होता है। इसी प्रकार से तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो आने वाला जो आठवां तत्व होता है पहले तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है। यही कौन सा नियम है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। और इन्होंने ये भी कहा था कि इनके समय खोजे गए तत्व केवल 56 थे और इसके बाद में कोई नया तत्व नहीं खोजा जाएगा। ये भी प्रोमिस इन्होंने
किया था। इसके बाद है अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य लिखिए। हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, बताओ कौन सा हार्मोन होता है गुरुजी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। इसके कार्य क्या हैं? सह-गर्भता करना का बताओ क्या प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये भी यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन भी यहाँ से स्रावित किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना। इसके बाद आपका है समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। समजात अंग तो वे होते हैं जिनकी संरचनाएं समान होंगी लेकिन आकार कार्य अलग अलग होंगे, जबकि समरूप अंग वे होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं जबकि उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तारे क्यों टमटमाते हुए प्रतीत होते हैं? मैंने बताया वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। खतरे के संगीत लाल रंग के क्या दिखाई देते हैं? क्योंकि लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसकी चाल भी उतनी ही ज़्यादा, इसीलिए लाल वाले की चाल ज़्यादा होती है और लाल वाले की चाल ज़्यादा होने के कारण हमारे पास सबसे पहले कौन सा रंग आता है? लाल वाला रंग हमें सबसे जल्दी दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का निशान कौन से रंग का बनाया जाता है? लाल वाले रंग का। इतनी भी बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बताओ संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए, वियोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर के समझाइए। ये बात भी मैंने आपको सब क्लास में बता रखी है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO + H2O = बन जाता है CaOH का घोल टॉयस। इसे कहते हैं बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया। जब जल से कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। कोयले के दहन की अभिक्रिया C + O2 = CO2। यह भी बताओ कि कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये सारी अभिक्रिया मैंने बताई थी आपको और सेम आपको परीक्षा में मिली हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एकल अभिकारक टूट करके जब दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, इस अभिक्रिया को बताओ क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे CaCO3, ये CaCO3 जैसे ही गर्म इसको करते हैं, गर्म करते ही ये बन जाता है CaO + CO2। AgBr ये है, इसको अपन सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये बन जाता है 2Ag + Br2। ये भी सब बताओ कौन सी अभिक्रियाएँ हैं? वियोजन अभिक्रियाएँ। क्लियर है क्या? बिल्कुल, ये सारी मैंने आपको बता रखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के लिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वायवीय शोषण को परिभाषित कीजिए। वायवीय शोषण क्या होता है? ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन हो, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहा जाता है। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए, अर्थात पूरा चित्र बनाना था आपको। मानव श्वसन तंत्र का नामक चित्र बनाइए, यहाँ पर नामक चित्र बनाना था और यहाँ पर पूरा आपको बताना हुआ है। क्लियर? जो कि आपको क्लास में बढ़ा रखा है। इसके बाद है पाचन को परिभाषित कीजिए। पाचन क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और तोड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं एंजाइम। बताओ कौन उत्तरदायी होते हैं? एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद है भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की क्या भूमिका है? अग्नाशयी रस जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन और कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिन होते हैं जो कि प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन। लाइपेज एंजाइम होता है वसा का पाचन करता है। इस प्रकार के बहुत सारी भूमिकाएं, इसको आपको ध्यान रखना था। और इसमें मानव पाचन तंत्र का आपका नामक चित्र बनाना था जो कि आपको बता रखा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रश्न के लिए बहुत सरल पेपर आया है, सब जो पढ़ाया है वही आया है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर का। इसमें दे रखा है आपका कि एक अवतल दर्पण, बताओ कौन सा दे रखा है? एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब उसके फोकस पर है। ध्यान से सुनना, बिंब जब फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपको पता है अनंत पर बनेगा। गुरुजी बताओ कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। लेकिन दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा है? तो इसका किरण चित्र आपको बनाना है। किरण चित्र मैंने आपको बना करके बताया था। ये अवतल दर्पण है, इस प्रकार से अवतल दर्पण है। ध्यान से सुनना, ये मुख्य उच्च है, ये इसका ध्रुव हो गया। ये फोकस पर यहाँ पर रखा हुआ है। ध्यान से सुनना, जब ये फोकस पर होगा तो यहाँ से इस तरह से प्रकाश की किरण निकलेगी। ध्यान से। क्लियर है? इसके बाद ये वाली प्रकाश किरण यहाँ से तिरक रूप से आएगी, ये भी आएगी। अब ये दोनों अनंत पर जाकर के मिलेंगी, इसीलिए अपन कहेंगे इस प्रकार का आपका चित्र बनाना था कि प्रकाश की किरण अनंत पर मिलेंगी। इसी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 है तो बताओ इसकी फोकस दूरी क्या होगी? मैंने बताया था R बराबर होता है 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी। जब वक्रता त्रिज्या दे रखी है 14 तो आपकी फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी 7। बताओ कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अथवा वाला। अथवा में क्या दे रखा है? देखो, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनाना, किरण चित्र बनाइए जब बिंब कहाँ पर हो? F1 तथा 2f1 के मध्य स्थित हो। F1 और 2f1 के मध्य स्थित है तो बताओ इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनता है? 2f2 से परे बनेगा। बताओ कहाँ बनेगा? 2f2 से परे बनेगा। ये आपको चित्र मैंने कल क्लास में आपको बनवा के बता दिया है। क्लियर? इसके बाद है यदि लेंस की क्षमता आपकी दे रखी है
2.5 डायोप्टर, कितनी दे रखी है 2.5 डायोप्टर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, मैंने कहा लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f, ये 2.5 दे रखी है तो ये f ऊपर चला जाएगा, एक में भाग दे दो 2.5 का, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 लग जाएगा, एक और पॉइंट लगा दो तो 0.100 में 4 सेंटीमीटर, अर्थात ये आ जाएगा आपका 0.4 मीटर, कितनी आएगी फोकस दूरी आ जाएगी 0.4 मीटर इस प्रश्न के। क्लियर है। इसके बाद है आपका 23 नंबर का प्रश्न, जिसमें आपको पहला दे रखा है गंधी सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। गंधी सूचक मैंने 3 बताए थे आपको, वेनिला का रस होता है, प्याज का रस होता है और लौंग का तेल, ये तीनों कौन से सूचक हैं, गंधीय सूचक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका दिख रहा होगा इसी में कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। चूने के पानी में, चूने का पानी किसे कहते हैं, CaOH का घोल ट्वाइस, ये है गुरुजी CaOH घोल ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया जब अपन CO2 से कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें बनता है CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके कारण क्या हो जाती है, चमक आ जाती है दीवारों पर, इसे अपन संगमरमर या खड़िया या सब पत्थर कह सकते हैं। क्लियर है क्या, बिल्कुल। इसका सूत्र लिखना था आपको और इसकी अभिक्रिया समीकरण लिखना था, बस इतना सा आपको करना था, ये आपसे पूछा गया था। इसके लिए इसी का अथवा वाला एक प्रश्न और है, उसको भी पढ़ते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल या अशुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन, और उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है, ये आपको बताना था। इसमें से आपको एक और पूछी गई है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। आप कहेंगे गुरुजी नाम तो कहीं नहीं है, क्लोर क्षार अभिक्रिया आपने कैसे पहचानी, पढ़ो प्रश्न को। प्रश्न में क्या दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर यौगिक ए बनता है, जो कि क्या है, साधारण नमक, और साधारण नमक क्या होता है, NaCl, ये दे रखा है। क्लियर। अब कहा है इस NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और मैंने कहा था जब भी नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर बताओ क्या बनता है, NaOH, उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, और उसका नाम आपको लिखना था, और बस क्या लिखना है, इस अभिक्रिया का सूत्र लिखना था, समीकरण लिखना था, जो कि आपको मैंने बता दिया है। ये था आपका आज का प्रश्न पेपर, जो कि बहुत अच्छा पेपर आया था, स्तर भी अच्छा था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, ना जो पढ़ाया वही आया, बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आया। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों के पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और अग्रिम पेपरों के